हेलो दोस्तों, वेलकम टू चेतना क्लासेस, आपका अपना होम स्कूल। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं न्यू एजुकेशनल पॉलिसी 2020, नई शिक्षा नीति। क्या है ये नई शिक्षा नीति और क्यों है ये इतने चर्चे में? क्योंकि 34 साल बाद शिक्षा नीति में बदलाव किए गए। 1986 के बाद अब 2020 यानी कि 34 इयर्स के बाद हमारे एजुकेशन पॉलिसीज में चेंजेस लाए गए। ये चेंजेस किस प्रकार है? तो मेजर पॉइंट्स है कि अब 10th स्टैंडर्ड में बोर्ड्स नहीं होंगे और अब एमफिल भी बंद कर दिया गया है, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स अब डायरेक्टली पीएचडी के लिए जा सकते हैं। तो किसी भी देश को अगर बदलना है तो उसकी शुरुआत उसकी शिक्षा प्रणाली को बदलने से ही होती है, यानी कि शिक्षा को बदलने से। तो शिक्षा बदलने के लिए पहले MHRD जो डिपार्टमेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, उन्होंने पहले अपना नाम बदला। अपना नाम बदलकर उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन रख दिया। इसी के साथ साथ आउटडेटेड इंडियन एजुकेशन सिस्टम, इसे भी बदल दिया। देखिए, जब हम बदलाव की बात करते हैं, बदलाव रातों रात नहीं आ जाता। बदलाव के लिए काफी समय लगता है और हमारे इस सिस्टम को बदलने के लिए भी गवर्नमेंट को काफी समय लगा है, जो कि 2014 जब हमारी गवर्नमेंट इलेक्शन के लिए रेडी हो रही थी, उसी वक्त उनके मैनिफेस्टो में उन्होंने लिखा था कि हम एजुकेशन सिस्टम में बदलाव लाएंगे। और इसके लिए अक्टूबर 2015 में उन्होंने सुब्रमण्यम कमेटी स्टैब्लिश की, जिसका रिपोर्ट सुब्रमण्यम कमेटी ने 7 मई 2016 को दिया था कि एजुकेशनल सिस्टम में क्या क्या रिफॉर्म्स आने चाहिए, यानी कि क्या क्या बदलाव आने चाहिए। फिर जून 2017 में एक और कमेटी बिठाई गई डॉक्टर के कस्तूरी रंगन के अंडर में, और उन्होंने 23 महीनों के बाद 31 मई 2019 को अपना रिपोर्ट एजुकेशन मिनिस्टर को सौंप दिया। और एजुकेशन मिनिस्टर ने ये आपके सामने लॉन्च किया। कब? जुलाई 29, 2020, दिन था वेडनेसडे, शाम को 4 बजे। ये हमारे लिए दोहरी खुशी की बात है, क्योंकि 29 जुलाई को ही महाराष्ट्र बोर्ड का 10th रिजल्ट भी आया था, काफी इंतजार के बाद। अब न्यू एजुकेशनल पॉलिसी जो है, इसका एम क्या है? इंडिया को ग्लोबल नॉलेज सुपर पावर बनाना। और ये जो एकेडमिक सेशन है, ये दिसंबर 2020 में आएगा। ऐसा क्यों है? क्योंकि कोविड-19 आउटब्रेक की वजह से। बट गवर्नमेंट चाहती है कि नया सेशन स्टार्ट होने से पहले ही वो न्यू एजुकेशनल पॉलिसी को हमारे एजुकेशन सिस्टम में ला सके। न्यू एजुकेशनल पॉलिसी में एकेडमिक स्ट्रक्चर में क्या चेंज है, देखते। ये है हमारा एग्जिस्टिंग एकेडमिक स्ट्रक्चर, यानी कि अब तक हमने इसी से स्टडी की है, और अब ये स्ट्रक्चर न्यू एकेडमिक स्ट्रक्चर आ गया। दोनों में क्या डिफरेंस है, देखिए। पहले हम 10+2 यानी कि पहली से लेकर 10वीं तक की स्टडी करते थे, और उसके बाद 2 साल यानी कि 12th की स्टडी हम कर लेते थे। बट अभी कैसा हो गया है? 5+3+3+4 यानी कि 5 ईयर, 3 ईयर, 3 ईयर और 4 ईयर। इस तरीके का ये एकेडमिक स्ट्रक्चर होने वाला है, जिसमें पहला स्ट्रक्चर फाउंडेशनल स्टेज के नाम से जाना जाएगा। 5 साल तक के बच्चे अब अपनी मातृभाषा यानी कि मदर टंग या फिर नेशनल लैंग्वेज मतलब हिंदी में पढ़ाई करेंगे, जिसमें से पहले 3 साल यानी कि 3 साल से लेकर 6 साल तक के बच्चे आंगनवाड़ी में जाएंगे, और 6 साल से 8 साल के बच्चे जब स्टैंडर्ड 1st और 2nd में होंगे, उस साल में वो बच्चे मातृभाषा में पढ़ाई कर पाएंगे, जिससे कि उनकी अंडरस्टैंडिंग लेवल इंप्रूव हो जाएगी, क्योंकि अपनी भाषा में किसी भी चीज को समझना और उसे एक्सप्रेस करना आसान होता है। अगला स्टेज है 3 सालों का, इसको हम प्रिपरेटरी स्टेज कहेंगे। ये है क्लास 3 to 5, एज ग्रुप है 8 to 11। यहाँ पर बच्चे प्ले, डिस्कवरी और एक्टिविटी बेस्ड मेथड से स्टडी करेंगे, और उन्हें इंटरएक्टिव क्लासरूम लर्निंग दिया जाएगा। उसके बाद के 3 साल यानी कि क्लास 6 to 8, एज ग्रुप 11 to 14, जिसे मिडिल स्टेज कहा गया है। यहाँ पर बच्चों को सब्जेक्ट्स इंट्रोड्यूस कराए जाएंगे और उन सब्जेक्ट्स को एक्सप्लोर करने का मौका उन्हें दिया जाएगा।
इसके बाद आता है हमारा फाइनल यानी कि 4 ईयर का कोर्स। ये क्लास 9 से लेकर 12 के स्टूडेंट्स के लिए है। इसमें एज ग्रुप 14 से लेकर 18 ईयर्स के लोग होंगे। इन्हें अपने सब्जेक्ट को चूज करने का ऑप्शन यहाँ पे मिलेगा। फ्लेक्सिबल लर्निंग होगा, मल्टी डिसिप्लिनरी स्टडी। यहाँ पर बच्चे एक से ज्यादा कोर्सेज में अपने आप को इनरोल करा सकेंगे। तो चलिए देखते हैं किस प्रकार ये हमारे बच्चों के लिए फायदेमंद है। अगर आप स्टूडेंट हैं या पेरेंट हैं तो आपके लिए ये वीडियो देखना बहुत ही जरूरी है कि आपको इससे क्या बेनिफिट मिलने वाला है। ECCED अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन और NCERT ये मिलकर न्यू करिकुलम डिसाइड करेंगे। न्यू करिकुलम कैसा होगा? प्ले बेस्ड होगा, एक्टिविटी बेस्ड होगा और फ्लेक्सिबल होगा। इस करिकुलम की वजह से एजुकेशनल टेक्नोलॉजी स्कूल के लिए, टीचर्स के लिए और स्टूडेंट्स के लिए प्रोवाइड की जाएगी। NEP का एम ये भी है कि 6 से 8 साल तक के बच्चे बेसिक लिटरेसी और न्यूमरेसी को अचीव कर सके, यानी कि साक्षरता और संख्या ज्ञान इसको अचीव कर सके। इसकी वजह से स्कूल के करिकुलम में और पेडागॉजिकल स्ट्रक्चर में बहुत सारे चेंजेस। अब स्कूल के स्ट्रक्चर में नहीं बदलाव आया है, पेडागॉजिकल स्ट्रक्चर यानी कि पढ़ाई के तरीके में परिवर्तन। किस प्रकार का परिवर्तन? वोकेशनल ट्रेनिंग फॉर क्लास 6th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट को वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाएगी। वोकेशनल ट्रेनिंग यानी कि स्किल सिखाया जाएगा। अगर किसी बच्चे को बेकरी में इंटरेस्ट है या फैशन डिजाइनिंग में इंटरेस्ट है या फिर इलेक्ट्रिकल वर्क में या प्लम्बिंग में, तो ऐसे किसी भी काम में अगर किसी स्टूडेंट को इंटरेस्ट है तो उस स्टूडेंट को स्कूल की तरफ से इंटर्नशिप के लिए भेजा जाएगा किसी बेकरी में या किसी फैशन डिजाइनर के पास या फिर किसी इलेक्ट्रीशियन के पास, ताकि वो उन सारी चीजों में प्रैक्टिकल नॉलेज लेकर अपने स्किल को डेवलप कर सके। इसके बाद गवर्नमेंट ने ये भी इंट्रोड्यूस किया है कि 6th स्टैंडर्ड से ही बच्चों को कोडिंग की ट्रेनिंग दी जाएगी। कोडिंग की ट्रेनिंग क्यों जरूरी है? क्योंकि आज 21st सेंचुरी की डिमांड है ये कि बच्चों को एप्स डेवलपमेंट या फिर कोडिंग आनी चाहिए, कंप्यूटर लैंग्वेज आना चाहिए, जिसकी वजह से उनका मैथमेटिकल और साइंटिफिक टेम्पर इंक्रीज होगा। अगला चेंजेस है कि बच्चे 9th स्टैंडर्ड में जब आ जाएंगे तब उन्हें अपनी मर्जी के सब्जेक्ट्स को चूज करने मिलेगा। देखिए, जैसे कि हम पहले 10th स्टैंडर्ड में थे तो 10th पास होने के बाद हमें स्ट्रीम सिलेक्ट करना होता था, आर्ट्स, साइंस या फिर कॉमर्स, क्या हमारे लिए बेस्ट है, ऐसा हमें चूज करना होता था। इसमें डिसएडवांटेज क्या था? अगर किसी आर्ट्स के स्टूडेंट को फिजिक्स में इंटरेस्ट है तो वो बंदा उसे नहीं पढ़ सकता, या किसी साइंस के स्टूडेंट को अकाउंट्स में इंटरेस्ट है तो वो उस सब्जेक्ट को नहीं पढ़ सकता है। बट अभी गवर्नमेंट ने रिजिड फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रीम इसे इरेडिकेट कर दिया है, हटा दिया है, यानी कि अब कोई भी स्टूडेंट किसी भी सब्जेक्ट को ले सकता है। हर एक स्ट्रीम को इक्वल इंपॉर्टेंस दे दिया गया है। पहले कहते थे ना परसेंटेज के हिसाब से, हायर परसेंटेज है तो साइंस लेना है, उससे कम है तो कॉमर्स लेना है, उससे भी कम है तो आर्ट्स लेना है। तो अब ऐसा बाउंडेशन बिल्कुल भी नहीं है, हर एक स्ट्रीम को इक्वल इंपॉर्टेंस दे दिया गया है और स्टूडेंट अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली अपने फेवरेट सब्जेक्ट को चूज कर सकते हैं। गवर्नमेंट ने न्यू एजुकेशनल पॉलिसी में यह भी कहा है कि मल्टीपल रीजनल लैंग्वेजेस में ई कंटेंट अवेलेबल कराएंगे। पहले सिर्फ हिंदी या फिर इंग्लिश में ई कंटेंट हुआ करते थे, बट अभी इसे 8 लैंग्वेजेस में, बेसिक 8 लैंग्वेजेस को सिलेक्ट किया उन्होंने। उन लैंग्वेजेस में जैसे हिंदी हो गया, गुजराती, मराठी, बंगाली, तमिल, तेलुगु, इन भाषाओं में भी ये कंटेंट अब स्टडीज के लिए अवेलेबल होंगे। और साथ ही साथ बच्चों में रीडिंग हैबिट्स को बनाए रखने के लिए डिजिटल लाइब्रेरी को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। डिजिटल लाइब्रेरी, आपने पढ़ा होगा बिल गेट्स के ब्लॉग में कि बिल गेट्स हमेशा एक वीक में एक बुक रीड कर देते हैं, लेकिन ये आदत कोई आज की नहीं होती है, ये उन्होंने अपने बचपन से डाली हुई है। अगर हम बचपन से ही किसी आदत को डाल देते हैं तो वो हमेशा रहती है, अचानक बड़े होने के बाद रीडिंग हैबिट्स नहीं आने वाली। इसीलिए गवर्नमेंट ने स्टूडेंट्स में रीडिंग हैबिट्स को इनकलकेट करने के लिए डिजिटल लाइब्रेरी को इंट्रोड्यूस किया है। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, जिसे पहले ग्रेडेड सब्जेक्ट कहा जाता था, अब उसे कोर सब्जेक्ट में इंक्लूड कर लिया गया, यानी कि मेन सब्जेक्ट में इंक्लूड कर लिया। अब इसकी भी पढ़ाई आपके स्कूलों में कराई जाएगी, जैसे म्यूजिक है, डांस है, और इनके ग्रेड नहीं होंगे, इनके अलावा आपको इनके मार्क्स मिलेंगे।
क्योंकि इससे बच्चों में स्किल डेवलपमेंट होता है। टेक्नोलॉजी बेस्ड लर्निंग करवाई जाएगी एप्स के थ्रू, टीवी चैनल्स के थ्रू। ये कोविड ने हमें सिखा दिया है कि किस तरीके से हमें टेक्नोलॉजी के ऊपर डिपेंडेंट होना पड़ेगा। डिफरेंटली एबल चिल्ड्रन के लिए एजुकेशन प्रोवाइड कराएगी गवर्नमेंट, दिव्यांग फ्रेंडली एजुकेशन सॉफ्टवेयर के थ्रू। गिफ्टेड चिल्ड्रन के लिए भी गवर्नमेंट कुछ नए प्लान्स एंड पॉलिसीज के साथ आ रही है। गिफ्टेड चिल्ड्रन कौन होते हैं? गिफ्टेड चिल्ड्रन वो होते हैं जिन्हें हम जीनियस कहते हैं। जीनियस, ऐसे जीनियस चिल्ड्रन को आइडेंटिफाई करके गवर्निंग बॉडी उनके लिए एक अलग एजुकेशन पैटर्न को लॉन्च कर रही है। बोर्ड एग्जाम के इंपॉर्टेंस को रिड्यूस कर दिया गया है। अब ये एग्जाम सेमिस्टर वाइज साल में 2 बार होंगे, यानी कि 9th स्टैंडर्ड से लेकर 12th स्टैंडर्ड तक के आपके जो एग्जाम है वो 2 बार लिए जाएंगे। तो टोटल 8 सेमिस्टर होते हैं ये इसके थ्रू। पहले क्या होता था, बोर्ड के एग्जाम में बच्चा ईयर एंड में आकर लास्ट के 2 महीने पढ़ लिया और अच्छे मार्क्स स्कोर कर लिए, ऐसा पॉसिबल था। बट अब आपको रेगुलर बेसिस पे स्टडी करनी होगी, क्योंकि नैक यानी कि नेशनल असेसमेंट सेंटर, इन्होंने परख नाम की एक ऐसी बॉडी बनाई है जो स्कूलों को गाइडलाइंस देंगे कि बच्चों के टैलेंट को कैसे पहचानना है और उनके डेली एक्टिविटीज यानी कि डेली के परफॉर्मेंस के बेस पर उनका रिपोर्ट कार्ड जनरेट होगा। अब उस रिपोर्ट कार्ड की बात करते हैं, ये कैसा होगा? 360 डिग्री हॉलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड। पहले का हमारा रिपोर्ट कार्ड कैसा होता था? एक तरफ हमारे मार्क्स होते थे और दूसरी तरफ थोड़े बहुत कुछ सब्जेक्ट के ग्रेड दे दिए जाते थे और टीचर्स उसमें लिख देते थे कि हाँ आपका बच्चा पढ़ने में अच्छा है या इसमें ये वीकनेस है, इस वीकनेस को दूर करना है। बट अब ये रिपोर्ट कार्ड ऐसा नहीं होगा। ये रिपोर्ट कार्ड बदल चुका है। कैसे? ये रिपोर्ट कार्ड बदल जाएगा। इस रिपोर्ट कार्ड के अंदर स्टूडेंट के लाइफ स्किल को भी शामिल किया जाएगा और इस रिपोर्ट कार्ड को बनाने के लिए सिर्फ टीचर यहाँ पे इंक्लूड नहीं होंगे, बच्चा खुद सेल्फ असेसमेंट करेगा। पीर यानी कि उसके दोस्त, उसके क्लासमेट असेसमेंट करेंगे कि हाँ इसका ये परफॉर्मेंस है, इसमें ये काबिलियत है वगैरह, और टीचर असेसमेंट करेंगे कि बच्चे में क्या टैलेंट है। तो यानी कि ओवरऑल आपके मार्क्स आपकी कैपेबिलिटी को डिसाइड नहीं करेंगे, आपका ऑल ओवर द ईयर क्या परफॉर्मेंस रहा है उसके बेसिस पे आपका रिपोर्ट कार्ड जनरेट होगा। तो अब पूरे साल पढ़ाई के लिए तैयार हो जाइए, लास्ट के मोमेंट पर पढ़ेंगे ऐसा सोचकर मत रहिए। अब गवर्नमेंट न्यू एजुकेशनल पॉलिसी में चाहती है कि 2030 तक 50% ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो को बढ़ा दिया जाए हायर एजुकेशन के लिए और 2035 तक 100% ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो इंक्रीज हो जाए हायर एजुकेशन के लिए। नॉर्मली फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से या और किसी रीजन की वजह से बंदे हायर एजुकेशन के लिए परस्यू नहीं करते हैं, लेकिन उन्हें गवर्नमेंट का जब सपोर्ट मिलेगा तो इसकी वजह से अब उन्होंने बहुत सारे टाइप्स के सपोर्ट दिए। अब हम वो डिस्कस करेंगे कि हायर एजुकेशन में गवर्नमेंट ने क्या क्या सपोर्ट दिया है बच्चों को। यहाँ पर उस सपोर्ट की वजह से वो चाहते हैं कि 2 करोड़ से भी ज्यादा बच्चे उन्हें ब्रिंग बैक, यानी कि उन्होंने जो पढ़ाई छोड़ दी है बीच में, उनकी पढ़ाई फिर से कंटिन्यू कराई जाए। इसके लिए गवर्नमेंट अपनी जीडीपी का 6% एजुकेशन के लिए खर्च करने जा रही है और इन्होंने होलिस्टिक मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन प्रोग्राम लॉन्च किया है। मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन में क्या फायदा है कि एक स्टूडेंट अगर बाय मिस्टेकली किसी रॉन्ग स्ट्रीम में अपने आप को ले जाता है, यानी कि रॉन्ग कोर्स में अपना एनरोलमेंट करा लेता है, एग्जाम्पल पेरेंट्स के प्रेशर में या पीर प्रेशर में आके उसने साइंस स्ट्रीम चूज कर लिया, उसके बाद उसे लगा कि नहीं मुझे साइंस नहीं लेना है, आर्ट्स चूज करना है, तो अगर वो 1 साल या 2 साल जो भी उसने साइंस में डाला था वो उसका पूरा वेस्ट हो जाता था और उसे फिर से आर्ट्स लेकर फर्स्ट ईयर से स्टार्ट करना पड़ता था। तो अब ये जो मल्टी डिसिप्लिनरी सिस्टम है, इसके थ्रू होलिस्टिक मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन, इसके थ्रू बच्चा एक साथ में कई कोर्सेज में अपने आप को इनरोल करा सकता है। इसमें बच्चे को फ्लेक्सिबल करिकुलम मिलेगा, क्रिएटिव कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट, अपने पसंद के सब्जेक्ट, यानी कि आर्ट्स के साथ साइंस को, साइंस के साथ कॉमर्स को, ऐसे किसी भी सब्जेक्ट को वो कॉम्बिनेशन में ले सकता है और उसे साथ साथ में उसकी वोकेशनल ट्रेनिंग भी दी जाएगी ताकि उसका उस चीज में स्किल डेवलप हो सके। जितने भी कोर्सेस है सब में मेजर और माइनर का कॉम्बिनेशन दिया गया है। जैसे कि साइंस का स्टूडेंट है और उसने फिजिक्स को एज अ मेजर सब्जेक्ट लिया है पर उसकी लाइकिंग म्यूजिक में भी है, उसका इंटरेस्ट म्यूजिक में भी है, तो वो म्यूजिक को एज अ माइनर सब्जेक्ट ले सकता है, यानी कि अपने
मेन एकेडमिक कोर सब्जेक्ट के साथ साथ वो अपने इंटरेस्ट के भी एक सब्जेक्ट को अपने साथ रख सकता है। तो ये बेनिफिट मिलने वाला है जो हमारी जनरेशन को नहीं मिला, क्योंकि हम सभी अपने एकेडमिक प्रेशर में ही प्रोजेक्ट्स ये वो जो भी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज थी उसकी तरफ हमारा ध्यान फोकस बहुत कम हुआ करता था। रीजन ये था कि हमें अपने मेन सब्जेक्ट्स की तरफ ज्यादा फोकस करना पड़ता था और अदर एक्टिविटीज के लिए हमारे पास समय नहीं होता था। 12th तक तो सेमेस्टर पैटर्न हो गया। 12th के बाद जब आपको कॉलेजेस में एडमिशन लेना है तो वहां पर जो बहुत सारे कोर्सेस है उसमें एडमिशन के लिए आपको कॉमन एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा जो कि एनटीए डिसाइड करेगा। एनटीए वो बॉडी है जो कॉमन एंट्रेंस एग्जाम हर एक कॉलेज यूनिवर्सिटी के लिए कंडक्ट करेगा, जिसके थ्रू आपको कॉलेजेस में एडमिशंस मिलेंगे। और कोई भी डिग्री अब 4 साल की हो जाएगी। 4 साल की डिग्री में आपको मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट का ऑप्शन दिया गया है। इसमें क्या फायदा है आप देखिए, जैसे पहले हम अगर बीएससी करते थे तो बीएससी में 3 साल तक हम लोग फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और फाइनल ईयर 3 साल का हम बीएससी करते थे। अगर किसी कारण से आपने फर्स्ट ईयर में ड्रॉप ले लिया, फर्स्ट ईयर के बाद आप स्टडी को डिसकंटिन्यू करते हैं और वापस से जब आते हैं और आप साइंस छोड़कर कॉमर्स के लिए चले जाते हैं तो वहां पर आपका वो 1 साल वेस्ट हो जाता है और कॉमर्स के लिए फिर से आपको फर्स्ट ईयर से आपकी स्टडी को कंटिन्यू करना पड़ता है। तो उस जो 1 ईयर हमारा वेस्ट हो रहा था उस ईयर को बचाने के लिए गवर्नमेंट ने यहाँ पर एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट सिस्टम को लॉन्च किया है। यहाँ पर बैंक में जिस तरह से हमारे पैसे पड़े होते हैं बाद में हम उन्हें यूज करते हैं, उसी तरीके से जो स्टूडेंट ने 1 ईयर तक कोई भी कोर्स किया हुआ था उसका क्रेडिट उस एकेडमिक बैंक यानी कि डिजिटल बैंक लॉकर में वो क्रेडिट रखा जाएगा और फ्यूचर डेट में जब वो अपनी स्टडी को आफ्टर 2 इयर्स 3 इयर्स जब वो कंटिन्यू करना चाहेगा उस वक्त ये क्रेडिट उसके नए कोर्स में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। और अगर वो बीच में भी छोड़ता है तो भी उसका लॉस नहीं होगा। जैसे अभी जो हम लोग अगर बीच में फर्स्ट ईयर में छोड़ दिया, सेकंड में छोड़ दिए, तो अगर फाइनल हमने नहीं कंप्लीट किया तो हमें डिग्री का सर्टिफिकेट नहीं मिलता है, मतलब हम 12th ही पास है इस तरीके से कंसिडर किया जाता है। बट अभी ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अगर बच्चे ने 1 साल का भी कोर्स पढ़ा है तो उसे एक बेसिक सर्टिफिकेट दिया जाएगा। अगर 2 साल का कोर्स पढ़ा है तो उसे एडवांस डिप्लोमा का सर्टिफिकेट दिया जाएगा और अगर 3 साल वो पूरा करता है तो उसे डिग्री, बैचलर की डिग्री दी जाएगी। इसके बाद वो जॉब के लिए जा सकता है और अपनी पढ़ाई को डिसकंटिन्यू कर सकता है। बट अगर उसे रिसर्च में कंटिन्यू करना है तो उसे बैचलर विथ रिसर्च 1 साल और पढ़ गए यानी कि 4th ईयर में बैचलर विथ रिसर्च की डिग्री उसे मिल जाती है। तो ये है मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट, यानी कि हम कभी भी किसी भी कोर्स में अपने आप को एनरोल करा सकते हैं, या फिर अगर बीच में ऐसा लगता है कि नहीं ये कोर्स मेरे लिए सही नहीं है, मैं दूसरे कोर्स में जाना चाहता हूँ, स्विच करना चाहता हूँ, तो उस टाइम पे आपका ईयर वेस्ट नहीं जाएगा। आपको उस ईयर का यूज आपके क्रेडिट के थ्रू दूसरे सब्जेक्ट में भी मिल जाएगा या दूसरे कोर्सेस में भी मिल जाएगा। इसके बाद आता है NRF, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, कोई भी स्टूडेंट अगर रिसर्च में कंटिन्यू करना चाहता है 4th ईयर में तो उसको NRF की तरफ से फंडिंग प्रोवाइड की जाएगी और ये फंडिंग अपने इंडियन स्टूडेंट्स के साथ साथ फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए भी रहेगा, जिसके थ्रू हमारे कंट्री का टूरिज्म भी बढ़ेगा। और जितने भी हायर एजुकेशन हैं उन सबको सिंगल अथॉरिटी के अंडर में काम करना होगा। जैसे पहले लोग UGC एफिलिएटेड या AICTE के अंडर में एफिलिएशन लेते थे, अब उन्हें मर्ज करके एक सिंगल अथॉरिटी बना दी गई जिसके अंडर में हायर एजुकेशन गवर्न होंगे। और बेस्ट यूनिवर्सिटीज का सेटअप हमारी गवर्नमेंट हमारे कंट्री के कैंपस में ला रही है, जिसके थ्रू जो स्टूडेंट यहाँ पर पढ़ के फॉरेन कंट्रीज में जॉब के लिए जाते थे ताकि उन्हें एक हायर पैकेज मिल सके, उसके लिए अब उन्हें फॉरेन कंट्रीज में जाके स्टडी करने की कोई जरूरत नहीं है, वो यहीं पर रहकर पढ़ाई कर सकते हैं और यहाँ पर ही बेस्ट यूनिवर्सिटीज के कैंपस इंटरव्यूज यहाँ होंगे और यहाँ से ही आपको अच्छा खासा पैकेज मिल जाएगा। अब अगली बात आती है स्कूल फीस की। फीस विल बी फिक्स्ड विद इन अ रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बाय गवर्नमेंट। गवर्नमेंट एक फ्रेमवर्क बना रही है जिसके थ्रू जो फीस है उसे फिक्स कर दिया जाएगा पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों के लिए। यानी कि अब कोई भी स्कूल आपसे मनमानी फीस नहीं चार्ज कर पाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट उसके ऊपर एक कैप यानी कि मैक्सिमम लिमिट लगा देगी। उस लिमिट के ऊपर स्कूल आपसे फीस चार्ज नहीं कर सकता। NEP में गवर्नमेंट ने यह प्लान बनाया कि एक नेशनल टेक्नोलॉजी फोरम बनाया जाएगा जो बच्चों के लिए ऑडियो कंटेंट, वीडियो कंटेंट और स्टैंडर्डाइज लेक्चर प्रोवाइड करेंगे और साथ ही साथ ई-बुक्स भी प्रोवाइड करवाई जाएगी। तो आपने देखा न्यू एजुकेशनल पॉलिसीज अगर लॉन्च हो जाती है
तो इसका बहुत ज्यादा बेनिफिट्स स्टूडेंट्स को मिलने वाला है। सबसे बड़ा बेनिफिट तो ये है कि जब बच्चा स्कूल से निकलेगा तो कम से कम एक स्किल वो अपने साथ रखेगा, यानी कि वो आत्मनिर्भर बन सकता है। उसके अंदर का जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बहुत ज्यादा होगा कि अगर उसको जॉब नहीं मिलती है, कुछ भी नहीं होता है, तो भी उसके हाथ में एक टैलेंट है, एक स्किल है, जिसके थ्रू वो कभी भी अपनी लाइफ को सक्सेसफुल बना सकता है। एनईपी चाहता है कि बच्चों में स्किल डेवलप हो। एनईपी फोकस करता है स्टूडेंट प्रैक्टिकल्स पे एंड एप्लीकेशन नॉलेज पे, न कि रोट लर्निंग पे। ठीक है, रोट लर्निंग यहाँ पर मैटर नहीं करता। हम पहले हिस्ट्री पढ़ते थे, ज्योग्राफी पढ़ते थे, भूल जाते थे उसको, आज कहाँ हम याद रख रहे हैं। ठीक है, मतलब जो हमने बचपन में स्कूल में पढ़ा था, जब हम ग्रेजुएशन क्लियर कर लेते हैं उसके बाद कहाँ हमें याद रहता है। तो इसीलिए यहाँ पर एप्लीकेशन नॉलेज, यानी कि जो चीज लाइफ में अप्लाई होने वाली है उस पर ज्यादा फोकस किया जाएगा। तो इस तरीके से हमारा एजुकेशन सिस्टम क्वालिटी, इनोवेशन और टेक्नोलॉजी से भरा होगा। तो हम सोच सकते हैं कि आने वाले दिनों में हमारा एजुकेशन सिस्टम मॉडर्न कंट्रीज के साथ कॉम्पीट करेगा और इंडिया के चिल्ड्रन का फ्यूचर ब्राइट होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एजुकेशन पॉलिसी से रिलेटेड जो भी अपडेट्स आएंगे वो मैं आप लोगों के साथ फिर शेयर करूंगी। टेक केयर एंड बाय।